बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी भी एरियल एलिमेंट में से गुजरता है, जिनकी तादाद, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तादाद जो किसी भी एरिया से पास होती है, वो उस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through certain element of area is called the electric flux। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें अगर हम इस एरिया की बात करते हैं तो इस एरिया में से 4 लाइनें पास हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 4 के बराबर कह लीजिए। और यहाँ हमने एरिया लिया, इसके अंदर से 2 लाइनें पास हो रही हैं, तो इस एरिया का जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो 2 के बराबर होगा। तो सिंपल बात क्या हुई कि हम ये देखते हैं कि किसी भी एरिया के अंदर से लाइनों की तादाद जो गुजर रही है, तो ये एक वैसे तो इमेजिनरी किस्म की डेफिनेशन है, क्योंकि लाइनों की तादाद जो है वो बिलियंस में हो सकती है, लामुतना ही हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ एक गेस है कि हम किस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली ये किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता है लाइन है। तो इसमें ये एक एरिया ले लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हों और उनका डिस्टेंस आपस में ज़्यादा हो, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंपैरेटिवली वीकर है। अब उसके मुकाबले में अगर एक फील्ड यूं बनता है, ये इनकी लाइनें जो हैं एक दूसरे के क्लोजर हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो है इसके मुकाबले में ज़्यादा है। अब ये देखिए कि जितना एरिया हमने यहाँ लिया था उतना ही एरिया यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ लाइनों की तादाद उस एरिया में से ज़्यादा पास हो रही है, यहाँ लाइनों की तादाद उतने ही एरिया में से कम पास हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजर होंगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर लाइनें फार्दर होंगी तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होगी। यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम है, एरिया सेम है। यहाँ लाइनों की तादाद ज़्यादा पास हो रही है, यहाँ लाइनों की तादाद कम पास हो रही है। इसका मतलब यहाँ फ्लक्स कम है, यहाँ फ्लक्स ज़्यादा है। तो पहली बात जिसके ऊपर फिर फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब दूसरी बात देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यही है, फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही है। अगर एरिया ज़्यादा लेने की बजाय हम एरिया कम कर देते हैं, एरिया की मकदार पहले से कम हो गई है। अब देखिए कि पहले लाइनें जो हैं 4 पास हो रही थी, अब इसमें से लाइनें 2 पास हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले से कम हो गए। तो कहना ये चाहता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिस दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो है एरिया, सरफेस एरिया। तो ये एरिया ज़्यादा था, फ्लक्स ज़्यादा हुआ, यहाँ एरिया कम हो गया, फ्लक्स की वैल्यू भी कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक तो ई पे डिपेंड करता है, दूसरा ए पे डिपेंड करता है। एक तीसरी बात है
वो तीसरी बात क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये सरफेस जो प्लेन है एरिया का, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये देखिए लाइनें मैक्सिमम इसमें से पास होंगी। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ यूं हम कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही है, लेकिन ये प्लेन जो है इसको हम रोटेट कर देते हैं, बजाय इसके कि इस तरह रखें हम प्लेन, हम ऐसे रख देते हैं, तो प्लेन जब इस तरह होगा, ये देखिए, तो इस प्लेन के अंदर से कोई भी लाइन पास नहीं हो रही। अब यहाँ मैक्सिमम लाइन पास हो रही है, यहाँ कोई भी लाइन पास नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, उस वक्त फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और अगर प्लेन जो है वो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो उसका फ्लक्स 0 के बराबर होगा। अब आपको पता है कि एरिया जो होता है, वेक्टर एरिया, उसकी डायरेक्शन प्लेन का परपेंडिकुलर होती है। यानी कि इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये जो हमारा प्लेन है इसका ये परपेंडिकुलर बनता है, तो इसका मतलब एरिया जो है ये होगा, ये एरिया होगा और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। यानी कि एरियल वेक्टर जो है यूं हम शो कर रहे हैं, ये वाला ये, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है। अब इस सिचुएशन में एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक दूसरे के पैरेलल है। यानी कि यहाँ एंगल जो बनता है ई और ए के दरमियान, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान, वो 0 डिग्री के बराबर है। और यहाँ देखें कि इस सिचुएशन में एरिया जो होगा वो प्लेन का परपेंडिकुलर, तो ये ए है, ये ई है। अब एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान जो एंगल बनता है, ये बनता है 90 डिग्री का, तो थीटा जो है 90 डिग्री का है। अब यहाँ देखें, यहाँ फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है, यहाँ फ्लक्स जो है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी बात जिसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है वो है एंगल। अगर एंगल 0 डिग्री का होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, एंगल जो है अगर 90 डिग्री का होगा तो फ्लक्स जो है वो 0 के बराबर होगा। अब ये देखें, अगर हमारा एरिया जो है उसका और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान इन बिटवीन कोई एंगल बनता है थीटा जो बनता है 0 और 90 के डिग्री के दरमियान बनता है, तो सिचुएशन क्या होगी? ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम क्या करते हैं, एरिया जो है कुछ यूं ले लेते हैं, यूं ले लेते हैं, ये ऐसे। तो एरिया की जो डायरेक्शन है, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो इसका एरिया जो है ये बनेगा। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, एरिया की डायरेक्शन ये है, तो इसका क्या मतलब हुआ? एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान एंगल बनता है थीटा, थीटा एंगल बनता है। अब यहाँ हम फ्लक्स जो है किस तरह कैलकुलेट करेंगे? हमने ये देखना है कि ये जो सरफेस एरिया है इसका वो हिस्सा, वो प्लेन जिसके परपेंडिकुलर लाइनें पास हो रही हैं, वो कितना बनता है। तो इसको अगर 2 डायमेंशन में शो करने की कोशिश करें तो वो कुछ यूं बनेगा। एरिया जो है उसको हम यूं ले लेते हैं, ये इसका डायरेक्शन ये होगी ए, ये ई हो गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हम क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं, 2 कंपोनेंट इसके बना देते हैं। एक कंपोनेंट इसका ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया। अब ये देखें कि ये लाइन और ये लाइन, यानी कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर,
इसी तरह ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, जो इन लाइनों के दरमियान एंगल बनता है ये वही इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान एंगल बने। दोबारा जरा चेक कर ले कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर, जो लाइनों के दरमियान एंगल होगा वही इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान एंगल होगा। इसका मतलब ये है कि ये एंगल बनता है थीटा। अब ये वो प्लेन है जिसके थ्रू लाइनें पास हो रही हैं, यानी कि ये प्लेन का ये कंपोनेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लक्स। तो इसको, इस एरिया को ए परपेंडिकुलर कह देते प्लेन को, और इस एरिया को ए पैरेलल कह देते। इसका मतलब ये हुआ कि ए पैरेलल की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 के बराबर है। तो सारे का सारा फ्लक्स जो है वो ए परपेंडिकुलर की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई वो बेसिकली ई की मैग्नीट्यूड और ए परपेंडिकुलर के बराबर होगा। अब फाई डैश जो होगा, यानी कि फाई का वो कंपोनेंट जो इसकी वजह से, इस एरिया की वजह से, यानी कि इसके इस कंपोनेंट की वजह से, पैरेलल की वजह से, वो तो 0 के बराबर, इसमें से कोई लाइन पास नहीं हो रही, सारी की सारी लाइनें इसमें से पास हो रही। अब ये देखना है कि ए परपेंडिकुलर किसके बराबर बनता है। तो ये देखिए, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, इसका ये हिस्सा जो है ये ए है। तो इस ट्राइंगल में ये बनता है बेस। इसका मतलब ये हुआ कि ए परपेंडिकुलर बेसिकली है ए कॉस ऑफ थीटा। क्यों बोला? आपको पता है कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बेस ये है, यानी कि ये आ जाएगा ए परपेंडिकुलर ओवर ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से हमने ये कंक्लूड किया कि ए परपेंडिकुलर जो होगा वो ए कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा। अब ये वैल्यू जो है इसके अंदर पुट करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब ये देखें, बाय डेफिनेशन ये क्या, यानी कि ये इसका फ्लक्स तो 0 हो गया, इस कंपोनेंट का सारे का सारा फ्लक्स जो होगा वह इस कंपोनेंट की वजह से होगा। अब ये फाई हम कह देते हैं ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो बाय डेफिनेशन ये क्या, ये है ई और ए का डॉट प्रोडक्ट। हमने डॉट प्रोडक्ट में यही पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर जो हैं ए और बी, उनके दरमियान एंगल है थीटा, तो ए डॉट बी जो होगा, ए डॉट बी जो होगा वो ए बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ ए की जगह ई है, बी की जगह ए है, तो फाई किसके बराबर हो जाएगा, ई ए कॉस ऑफ थीटा, और हम लिख सकते हैं ये ई डॉट ए के बराबर है। ई और ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा। अब रही बात कि फ्लक्स है क्या, ये ज़ाहिर है स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसके यूनिट क्या होंगे, ज़ाहिर है इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया। तो इसके ऐसे यूनिट्स होंगे क्या, ई के यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और ए के यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम। तो ये इसके एसआई यूनिट होंगे।